Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the deceitful conversions. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली बोला गया है कि चैरिटी इज वेलकम बट द इंटेंशन शुड नॉट बी रिलीजियस कन्वर्जन्स. So, this statement of Supreme Court came after recently the Ministry of Home Affairs told the Supreme Court that the right to religion does not include the right to convert other people to a specific religion, specifically through fraud, deception, coercion, allurement, and various other methods. तो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आप लोग चैरिटी कर सकते हो किसी के बीच में, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप चैरिटी कर सकते हो, लेकिन उनका इंटेंशन क्या नहीं होना चाहिए, रिलीजियस कन्वर्जन्स. क्योंकि आजकल हम लोग जानते हैं कि लाइक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सेड दैट it acts of charity or good work to help a community or the poor should not cloak an intention to religiously convert them as payback. Okay, तो इसीलिए the court said that it would examine such veiled intention behind religious conversions through allurement by offering food, medicines and treatments. तो आज हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली अलाउ नहीं करते हैं अबाउट द सिनेरियो ऑफ कन्वर्जन्स इन टुडे इन दिस टाइम पीरियड. तो हम लोग जानते हैं कि लाइक जो फ्रॉडुलेंट मीन्स के से कन्वर्ट होते हैं तो उसके वजह से वो केसेस लाइक श्रद्धा केसेस होते हैं, और इसका हम लोग का बहुत बड़ा एक तजुर्बा हो गया है इन द रीसेंट टाइम पीरियड व्हेन दिस रिलीजियस कन्वर्जन्स इज किलिंग मेनी नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ रेस्पेक्टिव कम्युनिटी. ठीक है, सो देयरफॉर टुडे वी कुड सी दैट द होम मिनिस्ट्री इवन डज नॉट अलाउड द राइट टू फ्रीडम और राइट टू कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो देयरफॉर यहाँ पे ये कंटेस्ट चल रहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि this deceitful conversions cannot be accepted as a reality and therefore it could be charged under the criminal process. Okay, so therefore यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट्स में वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन्स है, दिस वर रिलीजियस कन्वर्जन्स वर प्रपोज्ड, और किसी किसी एरियाज में, कितने सारे एरियाज में हम लोग यहाँ पे बैन किए हुए. सपोजली उड़ीसा में पास किया गया था फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, which became first state to pass such a law, and this law was declared unconstitutional in 1977, but the Supreme Court restored the act. Okay, then we could see in Madhya Pradesh. Okay, तो यहाँ पे पनिशमेंट्स के बारे में बोला गया है. अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे प्रिवेंट बोला गया है रिलीजियस कन्वर्जन्स. ओके, छत्तीसगढ़ में बोला गया है कि यहाँ पे भी डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा कन्वर्जन से पहले. देन तमिलनाडु में पास द लॉ. ओके, देन गुजरात में यहाँ पे वैलिडेट कन्वर्जन्स नहीं किया जाता है, डीएम का अप्रूवल जरूरी है. राजस्थान में देखो जाओ, ठीक है, राजस्थान में यू कैन सी द गवर्नर डिक्लाइंड टू गिव द एसेंट ऑफ दिस रिलीजियस कन्वर्जन्स. देन हिमाचल प्रदेश में एक लॉ एंटी रिलीजियस कन्वर्जन्स का 2007 में पास किया गया था. सो करेंटली द लॉ इज प्रपोज इन कर्नाटका, उत्तराखंड एंड झारखंड, और अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट्स भी इसके एंटी कन्वर्जन्स लॉ के लाइन में आ रहे हैं सब. ठीक है, सो यहाँ पे टोटली जो कन्वर्जन्स है विदाउट द कंसेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और विदाउट द कंसेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, तो यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन्स को क्रिमिनल एक्ट का दर्जा दिया जाएगा. तो इसी के कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट दिया गया है. नेक्स्ट पे आते हैं ओबीसी सब कैटेगराइजेशन. तो ये आज ओबीसी का जो सब कैटेगराइजेशन है ये फाइनल स्टेज में है. तो टुडे वी हैव सीन अबाउट द that recently the union government or the union cabinet gave the 13th extension to the Justice Rohini Commission to examine sub-categorization of other backward classes. Okay, और इनका जो फाइनल रिपोर्ट है ये 21 जनवरी 2023 तक देने के लिए दिया गया है. So, if I say about this commission, which was set up in 2017 under Article 340 of the Constitution, which was tasked with sub-categorization of the OBCs and equitable distribution of benefits reserved from them. ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं अबाउट इवन द NCBCs, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो ये 2015 में कैटेगराइज किया गया था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को, मोर बैकवर्ड क्लासेस को एंड इवन द बैकवर्ड क्लासेस को. So NCBCs का काम क्या है? They are the authority to examine the complaints and welfare measures regarding socially and educationally backward classes. Okay, so आज हम लोग जानते हैं कि about the sub categorization. Okay, आज यहाँ पे बहुत सारे जो OBCs के अंदर आते हैं इनके लिए जो एक बेनिफिट्स होता है, ठीक है,
बी इट द क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, या कोई बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड। ओके, तो ये सब जितने भी इन लोग के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, तो इसको फाइनलाइज करने के लिए सब कैटेगराइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सब करने के लिए एक पैनल बैठाया गया था। तो उस पैनल का लास्ट डेट बहुत नजदीक है, तो इसीलिए this OBC subcategorization news is basically news that is the commission which is known as the Rohini Commission. ठीक है, तो that is here it is basically was in news. Next, Sri Lanka and India to boost dairy output. तो हम लोग recently देखे हैं that is the NDDB, okay, that is the National Dairy Development Board, and the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, that is the GCMMF, which markets milk under the Amul brand, okay, have taken steps to provide necessary technical support for the production of milk in Sri Lanka. तो ये मूव किस लिए चला गया है? बिकॉज रनिल विक्रमसिंघे, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, हैज अपॉइंटेड अ पैनल कंसिस्टिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स टू वर्क in consultation with the multidisciplinary team of this NDDB and chalk out long and short term plans to increase the milk production in the respective country. Okay, so यहाँ पे जो crisis हुआ था recently in Sri Lanka because of the economic situation of the country, okay, which has invoked some of the violent protest, okay, so इसी के वजह से यहाँ पे बहुत सारे खाने का shortage हो गए थे। तो अभी यहाँ पे इंडिया के साथ टर्म करके तो उन लोग का जो डेयरी सेक्टर है उसको मिल्क आउटपुट को वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो थ्रू गुड प्रोडक्शन ऑफ दिस मिल्क आउटपुट द कैश स्ट्रैप्ड कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो गो डाउन। तो यहाँ पे इसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं आज एनडीडीबी के साथ and even with the GCMMF, that is the National Dairy Development Board, and the Gujarat Cooperative Milk Marketing Production associated with the Amul brand. तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक डेयरी आउटपुट के जो बेसिस है इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ गया, जहाँ पे इंडियंस वहाँ पे ट्रेनिंग्स देंगे श्रीलंकन्स को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस डेयरी सेक्टर। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये न्यूज पे थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ मोर गुड्स टू रशिया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रशिया के साथ आज हम लोग का कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, तो टुडे वी हैव सीन दैट हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस मांग रहे हैं उन लोग के मार्केट्स में। ठीक है, बिकॉज टुडे वी हैव गॉट लेस देन even hundreds number of products getting sold in their respective markets. So today if I see, Moscow had sent India a list of more than 500 products for potential delivery, including parts for cars, aircrafts and trains, as sanctions following Russia's invasion of Ukraine skews its ability to keep vital industries running. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग को ऑफर मिला गया है कि ताकि यहाँ पे मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडियन गुड्स यहाँ पे जाके मॉस्को में पहुंचे, एंड इट कुड डायरेक्टली हेल्प मॉस्को इन इवन टैकलिंग द क्राइसिस सिचुएशन दैट इज एमर्जिंग इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड टुडे। तो इसी के बेसिस पे हम लोग का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया में विथ क्रूड ऑयल, विथ फर्टिलाइजर्स, तो इन सब चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इवन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो इसी के बेसिस पे हम लोग का अगर छोटा मोटा सामान वहां पे चला जाए और हम लोग का थोड़ा ट्रेड डेफिसिट बैलेंस हो जाए, देन इट विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर द बिजनेस हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये न्यूज में थे। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड। तो जितने भी स्टोर्ड ब्लड होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब ब्लड जो स्टोर किया जाता है सब यूज हो जाता है। ठीक है, इनको काफी साल तक ऐसे ही रखा जाता है। तो देयरफॉर यू कैन सी दैट इन सम पॉइंट ऑफ टाइम द डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, जिसको हम लोग जानते हैं DAMP के नाम से, ठीक है, तो ये डायरेक्टली डैमेज करते हैं किसको? ब्लड सेल को ड्यूरिंग स्टोरेज, just because of this extracellular components that gets formed upon storage. So thus far studies have focused on improving the storage conditions through additives, rejuvenation, लेकिन किसी ने भी ये वाला जो associated molecular pattern है इसको रिमूव करने का बात नहीं बोला है। तो the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine, that is the DBT in STEM, an autonomous institution under Department of Biotechnology, has developed a novel blood bag technology to enhance the quality and shelf life of the stored blood. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक ये जो इशू है इसको प्रिवेंट करने के लिए, ओके, ऑल्सो टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ स्टोर्ड ब्लड बाय अबाउट 25%, ये वाला जो कंडीशन है इसको हम लोग डायरेक्टली लेके आना चाहते हैं। ओके, सो दिस the key design factor is the following, is that critical damage causing agents are charred molecules. यहाँ पे इसको hypertarize किया जाएगा, demonstrate किया जाएगा, and then we can see that by adding some of the polymers
with some of the which will help this prevent damage causing agents through some of the ionic interactions. Okay, तो मान लो जो हम लोग का नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी है, तो उसी के बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करके हम लोग थोड़ा बहुत इस जो हम लोग का एक सेल बन जाता है, इस ब्लड के एक कोटिंग बन जाता है इस ब्लड के अगेंस्ट में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बचा सकते हैं एंड वी कैन प्रिजर्व दिस ब्लड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो डीबीटी इन स्टेम, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन ने जो ये डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को हटाने का जो एक प्लेज किया है, तो वो आज सक्सेसफुल होने के तादाद पे है। So that we could save this blood for a longer period of time, which could be essential for the person in need in the coming times. तो यही न्यूज है यहाँ पे अबाउट दिस ब्लड सिनेरियो। लास्ट में आते हैं, क्लाइमेट टेक्स एज शॉर्ट changing international law. Okay, so there seems to be a concerted efforts to fraudulently change the basic structure of the climate treaty. So we know that recently we have seen that at COP27 the policy debate was not legitimized by science. There seems to be a concerted effort to fraudulently change the basic structure of the climate treaty, which aims for implementation of the Paris Agreement adopted in 2015. Okay, so today we see that this meetings reviews the progress made by the countries in the fight against the climate change. Okay, so we can see that today the problems with the current negotiating process is that citizens in developed countries are not aware that 2/3 of the national emissions of carbon dioxide come from their diet, transport, and residential and commercial sectors. Also, the process ignores that global well-being will also follow urbanization of the developing countries' population, requiring fossil fuels for infrastructure and energy to achieve comparable levels. So there is a need for the vast quantities of cement and steel in developing countries for infrastructure, which constitutes essential emissions as they urbanize, which is not being considered. So today, this carbon emissions will impact on developing countries because they cannot affordably access many of the new technologies to decarbonize quickly. Also, if I see about the shrinking of their policy space and human rights, and even endangering their efforts to achieve comparable levels of well-being is also posing a great challenge to these respective countries. ओके तो आज अगर ये क्लाइमेट ट्रीटी का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, even preventing the dangerous anthropogenic interferences and enabling a suitable economic development is the need of the hour, and with the respective objective of the COP 2015 we could immediately solve the problems of the climate related emissions. ओके सो आज यहाँ पे जितने भी कार्बन बजट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, क्लाइमेट इनजस्टिस के बारे में बोला जा रहा है, तो ये जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग्स है to cope up with this global environment problems must take account of the total ecological burden. And यहाँ के लिए हम लोग ने एक concerted effort देना पड़ेगा so that we could orient the technology towards the making human demands upon the environmental less severe. So therefore today, if India's thrust on life, that is lifestyle for environment, with the individual shifting from wasteful consumption of natural resources, goes back to the original science, we could slowly and slowly make this transition for developing countries, and also about keeping within their carbon budget and not debate decarbonization of arbitrarily selected sectors. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो कार्बन एमिशंस के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे उसी का डिस्कशन किया जा रहा है कि कैसे आज COP parties are often not obliging with the treaties that was or with the objectives of the treaties that was finalized in the Paris Climate Deal of 2015. तो यहाँ पे वही बोला गया कि countries should directly think about going ahead with the process of decarbonizing the whole environment in this global world today. ओके तो इसी के बेसिस पे ये एडिटोरियल था. ओके so you have got this 5 number MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram channel for some of the further updates. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.